नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में कक्षा 9 की एनसीईआरटी के 5वें और छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की एनसीईआरटी में जो 5वां चैप्टर है वह संबंधित है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों से। इस अध्याय में भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में चर्चा की गई है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। संक्षेप में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पति होती है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से स्वयं ही विकसित हो जाती है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत मुख्य रूप से वनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद शुरुआत में एक पैराग्राफ में कुछ जानकारी दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। हमारा देश भारत विश्व के 12 मुख्य जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पहले एक शब्द आ गया है जैव विविधता। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में विविधता, और जैव विविधता में केवल जीवों या जीव जगत की विविधता ही शामिल नहीं होती है, बल्कि वनस्पति जगत की विविधता भी शामिल होती है। तो जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनमें विविधता का होना, उसके साथ साथ वनस्पति जगत में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या अन्य जो वनस्पतियां हैं उनमें विविधता का होना, इसको समग्र रूप से कहा जाता है जैव विविधता। ये एक छोटा सा टॉपिक भी है जिसकी चर्चा आप लोगों के लिए कक्षा 11 की एनसीईआरटी में पर्यावरण से संबंधित जो अध्याय हैं उनमें की गई है, लेकिन जब ये शब्द यहाँ पर आ गया था तब इसे समझना हमारे लिए जरूरी था। अब हम लोग कुछ अन्य बातों को पढ़ लेते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण ये देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। अब नीचे जो जानकारी दी गई है वह फूलों के पौधों के बारे में दी गई है। लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं भारत में, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इसके अलावा भारत में 90,000 से अधिक प्रजातियों के अन्य जानवर पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, सरीसृप इत्यादि भी पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत समग्र रूप से यदि जैव विविधता के संदर्भ में देखें तो भारत विश्व के जो मुख्य देश हैं जैव विविधता के मामले में उनमें से एक है। अगली जो जानकारी दी गई है वह प्राकृतिक वनस्पति के बारे में दी गई है, जिसे हम लोगों ने समझ लिया था। पढ़ लेते हैं एक लाइन। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति का मतलब होता है कि जिस पर मनुष्य का कोई हस्तक्षेप या प्रभाव नहीं होता। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसे अप्रभावित वनस्पति भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो यहाँ पर जो कारण दिए गए हैं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है धरातल से संबंधित कारण, दूसरा वर्ग है जलवायु से संबंधित कारण। जो धरातल से संबंधित कारण हैं उनमें भूभाग और मृदा की चर्चा की गई है, और जो जलवायु से संबंधित कारण हैं उनमें तापमान, सूर्य के प्रकाश और वर्षा इत्यादि की चर्चा की गई है। इन सब कारणों से वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता आती है, और वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता आने से उन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों के स्वरूप में भिन्नता आती है। तो समझ लेते हैं कि ये कारक किस प्रकार से वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। पहला है लिखा हुआ भूभाग। भूभाग का मतलब हो गया कि उस क्षेत्र की स्थलाकृति कैसी है। उस क्षेत्र में पर्वत हैं, पठार हैं या मैदानी भाग हैं। जैसे मान लीजिए जो समतल मैदानी भाग है तो वहाँ पर विशेष रूप से कृषि की जाएगी, तो उस क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ होंगी वे कृषि से संबंधित वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार की फसलें इत्यादि उगाई जाएंगी। और जो ऊबड़ खाबड़ या जो असमतल धरातल वाले क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों में प्राकृतिक वन उगेंगे या घास स्थल वगैरह पाए जाएंगे।
जैसे भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर मुख्यतः वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वनों की अधिकता है। और जो मैदानी भाग हैं, वहाँ पर कृषि से संबंधित वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अंतर आ जाता है भूभाग से। दूसरा है मृदा। मृदा के स्वरूप में अंतर आने से भी वनस्पतियों के स्वरूप में अंतर आ जाता है। जैसे जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, तो उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वे कटीले वन पाए जाते हैं या झाड़ियां इत्यादि पाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो शुष्क मरुस्थलीय मृदा में भी विकसित हो सकें। इसके विपरीत जब हम जाएंगे नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, तो वहाँ पर पर्णपाती वनों की अधिकता होगी। और पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो जिन पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा की परत गहरी है, तो वहाँ पर पर्वतीय वनस्पति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपने समझा कि मृदा के स्वरूप में भिन्नता आने से भी वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। अब जलवायु से संबंधित कारक देख लेते हैं। जलवायु से संबंधित कारणों में जो पहला लिखा हुआ है वह है तापमान। तापमान के संदर्भ में एक टेबल दी गई है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप लोग देखेंगे तो एक तरफ लिखा हुआ है वनस्पति खंड और इधर लिखा हुआ है औसत वार्षिक तापमान। तब आप लोग समझेंगे कि औसत वार्षिक तापमान के आधार पर वनस्पति का स्वरूप कैसे बदलता है। इधर लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। अगर तापमान किसी क्षेत्र में 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, तो उस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। लिखा हुआ है उष्ण, तो उष्ण का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। अगर तापमान 17 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहता है, औसत वार्षिक तापमान 17 से 24 के बीच रहता है, तो उस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में तापमान 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, तो उस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। और यदि किसी क्षेत्र में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, तो वहाँ पर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टेबल के माध्यम से समझा कि औसत वार्षिक तापमान की भिन्नता के चलते भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। या इस टेबल को देखकर ये कहा जा सकता है कि तापमान में बदलाव के चलते वनस्पतियों के स्वरूप में बदलाव हो जाता है। तो किसी एक ही देश में अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तापमान पाया जाता है, तो इस तापमान की परिवर्तनशीलता के चलते एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां विकसित हो सकती हैं। और ये टेबल आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को ये पहला खंड और दूसरा खंड ये आप लोगों के लिए याद कर लेना चाहिए। अगर ये जनवरी में औसत तापमान अगर आप लोग याद नहीं रखते हैं तो कोई इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन औसत वार्षिक तापमान के आधार पर वनस्पति का स्वरूप कैसा होगा ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। और इधर कुछ टिप्पणी दी गई है, नोट उसके बारे में दिया गया है। जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, वहाँ पर पाला नहीं होगा। जहाँ पर तापमान 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, वहाँ पाला कभी कभार होगा। जहाँ तापमान 7 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा, वहाँ पर कभी पाला कभी बर्फ। और जहाँ तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, वहाँ पर सामान्यतः बर्फ जमी रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस टेबल के माध्यम से समझा कि तापमान में परिवर्तन के चलते वनस्पतियों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो दो पहले खंड हैं ये आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। अगली जानकारी दी गई है सूर्य के प्रकाश के बारे में। सूर्य के प्रकाश के बारे में आप लोगों को पता है कि जो वनस्पतियों का विकास होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिक देर तक प्राप्त होगा, तो उन क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक विकसित होंगी। और जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए प्राप्त होगा, उन क्षेत्रों में वनस्पतियों का विकास कम होगा। क्योंकि कोई भी वनस्पति है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना विकास करती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना अत्यावश्यक है। तो जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिक, वहाँ वनस्पतियाँ अधिक विकसित होंगी। जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश कम होगा, उन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ कम विकसित होंगी। अगला लिखा हुआ है वर्षा।
प्रत्येक वनस्पति के लिए जल की भी आवश्यकता होती है और वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति के लिए जल की आपूर्ति वर्षा के द्वारा होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक, उन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक सघन होंगी, अधिक विकसित होंगी, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी वहाँ सामान्यतः जो वनस्पतियां होंगी वे कम विकसित होंगी। तो इन सारे कारकों के चलते वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता आती है और वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता आने से उस वनस्पति क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों के स्वरूप में भी भिन्नता आ जाती है। अब यहाँ पर वनस्पति के प्रकार, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसके लिए जानकारी दी गई है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि पहला जो वर्ग है वह दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों का एक वर्ग दिया गया है, और जो चौथा वन है वह पर्वतीय वनों के बारे में, और पांचवा जो वर्ग दिया गया है वह मैंग्रोव वन के बारे में दिया गया है। पहले इन पांचों प्रकार की वनस्पतियों को भारत के मानचित्र पर देख लेते हैं, उसके बाद इनकी विशेषताओं को समझेंगे। इस मानचित्र को आप लोग देखिए। ये जो मानचित्र है ये भारत के मानचित्र में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या जो मुख्य प्राकृतिक वनस्पतियों के वर्ग हैं उनको दर्शाता है। इसमें जो ये एरिया है जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दिखाया गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग, जहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा होती है, और इसके साथ साथ ये वाले जो क्षेत्र हो गए, ये जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है, वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ग हो गया वह लाइट ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है, इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दिखाया गया है। इसके बाद ये जो तीसरा वर्ग है इसमें पर्वतीय वनस्पति को दिखाया गया है। तो पर्वतीय वनस्पति भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, इधर सिक्किम और इधर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में। मैंग्रोव फॉरेस्ट तटीय भागों में विकसित होते हैं। तो एक तो ये हो गया पश्चिम बंगाल का डेल्टाई भाग, उड़ीसा का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। इस मैप में केवल 3 ही जगह पर दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत के पूर्वी तट पर बीच बीच में और भारत के पश्चिमी तटीय भाग में भी बीच बीच में मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो एक अन्य वर्ग है वह दिखाता है उष्णकटिबंधीय कटीले वनों को। उष्णकटिबंधीय जो कटीले वनों का क्षेत्र है, एक तो ये हो गया प्रायद्वीपीय भाग में वह क्षेत्र जो कि वृष्ट छाया प्रदेश में आता है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, एक इस क्षेत्र में, और जो दूसरा वर्ग हो गया वह इस क्षेत्र में राजस्थान का मरुस्थलीय भाग, गुजरात इसके अंतर्गत, और आता है दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा का जो राज्य है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर तो हमने भारत के मानचित्र पर भारत के जो मुख्य वनस्पतियां हैं उनके वितरण को समझ लिया। अब हम लोग इनकी विशेषताओं को एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि इस मानचित्र में जो भी चीज़ें आप लोगों को दिखाई गई हैं, जहाँ जहाँ पर पर्वतीय वनों का विस्तार है या पर्णपाती वनों का विस्तार है, तो उसका अभ्यास आप लोगों को मानचित्र पर कर लेना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके इन सभी वनस्पतियों का विवरण समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उगती है। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहां जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, उन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। इधर महाराष्ट्र का तटीय भाग, कर्नाटक, गोवा का तटीय भाग और केरल का तटीय भाग, उसके साथ साथ ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला तमिलनाडु का पूर्ववर्ती तटीय भाग, इसके अलावा उड़ीसा और जो पश्चिम बंगाल राज्य का कुछ भाग, इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड का कुछ क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के चलते सभी प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। इनमें अत्यधिक लंबे, अत्यधिक विकसित प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वह 60 मीटर तक भी जा सकती है। इसके अलावा धरातल के निकट अन्य छोटी झाड़ियां भी उगती हैं। पेड़ों पर वृक्षों की शाखाओं के सहारे कई प्रकार की लताएं भी विकसित होती हैं। और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के होने और इन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा की अधिकता होने के चलते यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। हाथी, शेर, सूअर, नीलगाय, ये सारे वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और पूरे अगर विश्व के संदर्भ में भी देखें तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र होते हैं वे जैव विविधता के मामले में सर्वाधिक समृद्ध होते हैं। यही बात भारत के संदर्भ में भी लागू होती है कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वन्य जीवों की भी विविधता सबसे अधिक है। यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं उनमें आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड इत्यादि हो गए, ये यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। दूसरा जो वर्ग है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है। इसका विस्तार तो आप लोगों ने देख ही लिया कि जहाँ जहाँ लाइट ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है इन सब क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को पढ़ने से पहले एक छोटा सा अंतर हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा तो हम लोगों ने पहले ही था कि सदाबहार और पर्णपाती में क्या अंतर होता है। सदाबहार वनों में जो वृक्ष होते हैं वे सभी वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, बल्कि अलग अलग समय पर पत्तियां गिराते हैं। इस वजह से दूर से देखने पे वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते रहते हैं, इसलिए उन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। पर्णपाती वनों के जो वृक्ष होते हैं एक विशेष ऋतु में या शुष्क ऋतु में जल की जो बर्बादी है या जो जल की कमी है उसको रोकने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो उस विशेष या उस शुष्क ऋतु में उन पर्णपाती वनों को जब दूर से देखेंगे तो वे पत्ती के बिना दिखाई देते हैं। उनके वृक्षों के जो पत्तियां होती हैं वे वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इस पत्तियों को एक ही साथ गिराने पर वे दूर से बिना पत्तियों के दिखाई देते हैं। इसीलिए ऐसे वृक्षों वाले वन क्षेत्र को पर्णपाती वनों का क्षेत्र कहा जाता है। ये अंतर होता है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। जिन क्षेत्रों में वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। आर्द्र जो पर्णपाती वन होते हैं उनमें जो मुख्य वृक्ष होते हैं साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, खैर हो गया, अर्जुन एक वृक्ष होता है। ये सारे वृक्ष, अर्जुन की छाल से दवाई वगैरह भी बनाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन हो गए उनमें जो प्रमुख वृक्ष होते हैं पीपल हो गया, नीम हो गया, सागौन हो गया, ये सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का दो वर्गों में वर्गीकरण था, इसे आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है।
और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उन्हीं की अधिकता सबसे ज़्यादा है। आप लोग देख रहे होंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार ये जो लाइट ग्रीन कलर से जो एरिया दिखाया गया है, जो कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग से लेकर और उत्तर भारत के और मध्य प्रायद्वीपीय भाग में विस्तृत है, इस क्षेत्र में पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। और पर्णपाती वनों का जो क्षेत्रफल है भारत के संदर्भ में सबसे ज़्यादा है। हाथी, शेर, सूअर, बंदर इत्यादि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य वन्यजीव हैं। तीसरा जो वर्ग है वह है पर्वतीय वनों का। पर्वतीय वनों के अंतर्गत 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसे भी समझ लेते हैं। पहला वर्ग वह है वनस्पतियों का जो 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। और इसके जो वृक्ष होते हैं, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, ये इस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है वह आता है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच का। इसमें शंकुधारी वृक्ष आते हैं। इसके प्रमुख वृक्षों में चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इसके अलावा स्प्रूस, सीडर जैसे वृक्ष। और इसी वर्ग में और अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो कुछ घास स्थल भी मिल सकते हैं। तीसरा वर्ग जो हो गया उसमें 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई। यहां पर अल्पाइन वनस्पति मिलेगी। प्रमुख वृक्षों में चीड़ भी हो सकता है, सिल्वर फर भी हो सकता है, स्प्रूस भी हो सकता है, बर्च हो सकता है जिसे हिंदी में भुर्ज कहा जाता है। ये सारे वृक्ष हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म वनस्पतियां भी हो सकती हैं। अगर पर्वतीय वनों में निवास करने वाले वन्य जीवों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में ऐसे वन्य जीव पाए जाते हैं जो कम तापमान में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे कश्मीरी हिरण हो गया या याक हो गया जिसे तिब्बती बैल कहते हैं, लाल पांडा हो गया। ये सब जीव इस पर्वतीय वनों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके पर्वतीय वनों के वर्ग के बाद जो चौथा वर्ग है वह हो गया मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा की थी कि जो मैंग्रोव वनस्पति है वह तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और तटवर्ती क्षेत्रों में ऐसे भागों में जहां अक्सर ज्वार भाटा आते रहते हैं और जहां पर दलदली भूमि पाई जाती है। तो दलदली भूमि में जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। हिंदी में यहाँ के जो वृक्ष मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला वृक्ष है उसे कहा जाता है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष का नाम है, इंग्लिश में मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव की झाड़ियाँ। और सुंदरी से मजबूत लकड़ी भी प्राप्त होती है और ये वन ऐसे होते हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं वह दलदली भूमि में काफ़ी गहराई तक अंदर घुसी हुई होती हैं और ये वन जो होते हैं तटीय पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं।
इसके अलावा ये जो वन होते हैं तटीय क्षेत्र में, ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भी आश्रय देते हैं और कई बार जो तटीय लहरें होती हैं, जैसे सुनामी इत्यादि लहरें होती हैं या अन्य जो लहरें उठती हैं तटीय भागों में, उनसे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुंदरी मुख्य वृक्ष है इस प्रकार के वनों का। सुंदरी के अलावा यहाँ पर ताड़, नारियल इत्यादि के भी वृक्ष देखे जा सकते हैं और इन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो जीव है वह हो गया रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा भी इस क्षेत्र में मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल जैसे जीव भी पाए जाते हैं। जो पांचवा वर्ग है भारत की वनस्पति के संदर्भ में, वह हो गया उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा काफ़ी कम होती है। तो वर्षा की कमी वाले क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला क्षेत्र हो गया। जलवायु वाले चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोगों ने समझा था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट के वृष्ट छाया प्रदेश में आता है, तो इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। उस समय भी हमने एक मानचित्र देखा था जिसमें देखा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है और ये वाला जो भाग है ये मरुस्थलीय भाग है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं भारत के। तो इन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले जो मुख्य वृक्ष हैं वे हो गए बबूल, खजूर या यहाँ पर अन्य प्रकार की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कुछ कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि कैक्टस या नांगफनी जैसी वनस्पतियाँ। इन कटीले वनों में अब पाए जाने वाले अगर वन्य जीवों की बात करें तो चूहा, खरगोश, लोमड़ी, जंगली गधा इत्यादि इन कटीले वनों में पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं। तो ये तो रही चर्चा भारत की जो मुख्य वनस्पतियों के प्रकार हैं उनके बारे में। इसके अगले भाग में जो जानकारी दी गई है वह वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ जानकारी तथ्यात्मक है, इसे पढ़ लेते हैं। भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये कुल विश्व का 13% है। मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो उभयचर है, वह जल में भी सर्वाइव कर सकता है और वह स्थलीय भाग में भी सर्वाइव कर सकता है। इसलिए लिखा है कि विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी भारत में पाए जाते हैं। अगली तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। असम के दलदली क्षेत्रों में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये सारी तथ्यात्मक जानकारी है, ये सब कुछ याद करने वाला ही है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस लाइन में जो जानकारी दी गई है, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः, तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। ये प्रश्न एक बार 2011 की आईएएस की परीक्षा में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो कच्छ का रण का जो क्षेत्र है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जीव विशेष रूप से पाया जाता है। उसका सही उत्तर है जंगली गधे, वाइल्ड एस। और थार के मरुस्थल में ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसे गजल कहते हैं तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। एक जानकारी यहाँ पर और भी दी गई है, जैसे आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ते समय कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो विशिष्ट है। जैसे भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर केवल बाघ पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं दुनिया में जहाँ पर केवल शेर पाए जाते हैं। लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है विश्व का जहाँ पर शेर भी पाए जाते हैं और बाघ भी पाए जाते हैं। शेर का जो प्राकृतिक वास स्थल है, प्राकृतिक रूप से शेर जहाँ पर पाए जाते हैं, वह गुजरात का गिर फॉरेस्ट है।
गुजरात में गिर फॉरेस्ट के एरिया में प्राकृतिक रूप से शेर पाए जाते हैं। और अगर बाघ की बात करें तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और बाघ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में एक विशेष रूप से कार्यक्रम चलाया गया था जिसे कहा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और उस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्तमान समय तक 55 टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं जो विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। और अगर बाघों की संख्या के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड इत्यादि क्षेत्र हैं जिनमें बाघों की संख्या अधिक है। यहाँ पर शेर और बाघ को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके साथ साथ बता दूं कि भारत में तेंदुआ भी पाया जाता है। तेंदुआ भी एक बड़ा जानवर होता है बिल्ली कुल का। तो जो कैट वंश या जो कैट क्लास है, कैट फैमिली, उसी फैमिली का होता है तेंदुआ। ये भी भारत में पाया जाता है। भारत में चीता काफ़ी पहले पाया जाता था लेकिन चीता विलुप्त हो गया। तो उस चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस करने के लिए या भारत में चीतों को फिर से बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में, या कहना चाहिए कि 2022 में अफ्रीका के 2 देशों दक्षिण अफ्रीका से और नामीबिया से कुछ चीते लाए गए और मध्य प्रदेश के कुंरू नेशनल पार्क में उनको रखा गया और उनकी ब्रीडिंग वगैरह कराई गई जिससे कुछ नए चीते भी और बढ़ गए हैं। तो चीतों के संरक्षण के लिए, तेंदुओं के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए और ऐसे अन्य संकटापन्न जीवों के संरक्षण के लिए भारत में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों की चर्चा हम लोग जब पर्यावरण से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे तब उस समय और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। याक का मतलब तिब्बती बैल, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारासिंगा, भारल जिसे नीली भेड़ कहा जाता है, जंगली भेड़ तथा क्यांग जिसे तिब्बती जंगली गधे कहा जाता है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में पाया जाता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निचय को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट एक लिस्ट देख लेते हैं कि जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, उनकी कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पर ले ली है और मानचित्र भी ले लिया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम में है, डिब्रू साइखोवा असम में है, नोकरेक मेघालय में है, पन्ना मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अचनकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, 2 राज्यों में इसका विस्तार है, कच्छ गुजरात में है और कच्छ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन का जो क्षेत्र है वह वेस्ट बंगाल में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, अगस्त्यमलाई कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है, नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। और इन बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन के लिए मैंने एक मानचित्र भी ले लिया है और इस मानचित्र से आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ, पचमढ़ी, पन्ना, अचनकमर, अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन, शेषाचलम, नीलगिरी और ये अगस्त्यमलाई, ये निकोबार, नोकरेक, कंचनजंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा और ये हो गया दिहांग दिबांग। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इन 18 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं उनकी स्थापना किस प्रावधान के तहत की गई है। 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर, MAB। ये प्रोग्राम शुरू किया था यूनेस्को ने 1971 में, और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वह था लोगों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको और अधिक मजबूत करने, उसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार विकसित करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इस कार्यक्रम के तहत ही विश्व के संसाधनों के संरक्षण के लिए और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए थे। तो इसी प्रोग्राम के तहत भारत में ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनकी गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है, या जो विश्व का जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का उसमें भी की जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, PCS में, IAS की परीक्षा में, कि निम्नलिखित में से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनकी गणना वर्ल्ड नेटवर्क में की जाती है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, ये जो 12 नाम दिए गए हैं ये भी याद कर लीजिएगा, और ये पूरी लिस्ट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व के मामले में केवल 18 नाम ही याद करने हैं। याद करने के साथ साथ आप लोग मानचित्र पर अभ्यास भी कर लीजिएगा। मानचित्र पर अगर अभ्यास कर लेंगे उससे आप लोगों को लोकेशन भी पता चल जाएगी कि वह पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व किस क्षेत्र में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला यहाँ पर दिया गया था कि अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, उसमें पहली जानकारी दी गई थी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना के बारे में। दूसरा है सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे विशिष्ट जीव हैं जिनके संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है जो कि बाघों के संरक्षण के लिए है। इसी प्रकार से हाथी अभियान चलाया गया, इसी प्रकार से मगरमच्छ के संरक्षण के लिए मगरमच्छ अभियान चलाया गया, या कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए कश्मीरी हिरण कार्यक्रम चलाया गया, या जो एशियन वल्चर थे, जो एशियाई गिद्ध थे, उनके संरक्षण के लिए सेव परियोजना SAVE सेव परियोजना शुरू की गई जो कि एशियाई गिद्धों के संरक्षण के लिए थी। दो 2006 में ये परियोजना शुरू की गई थी। तो इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं जो कि विभिन्न विशिष्ट ऐसे जीवों के संरक्षण के लिए केंद्रित हैं जिनके अस्तित्व पर खतरा है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह थोड़ी पुरानी है। 101 नेशनल पार्क, 553 वन्य प्राणी अभयवन। वन्य प्राणी अभयवनों का मतलब है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अब इस जानकारी को मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। वर्तमान समय में जो नेशनल पार्क हैं मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। मैंने आज ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखी तो नेशनल पार्क की संख्या मुझे मिली है 106, टाइगर रिजर्व की संख्या मुझे मिली है अपडेटेड जानकारी के अनुसार 55, और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की जो संख्या मुझे मिली है वह थी 573। तो ये जानकारी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। आप लोगों की पुस्तक में जो जानकारी दी गई है ये काफ़ी पुरानी हो गई है।
अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक हो गया नेशनल पार्क, एक हो गया वन्य प्राणी अभय वन या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनमें क्या अंतर होता है? नेशनल पार्क और जो वन्य जीव अभयारण्य है, इन दोनों की ही स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, वे हो सकता है कि किसी विशिष्ट जीव के लिए या किसी विशिष्ट वनस्पति के संरक्षण के लिए लक्षित हों। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं, वे उस नेशनल पार्क के क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों, सभी वनस्पतियों के संरक्षण के लिए होते हैं। नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल होता है, सामान्यतः वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अधिक होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में नेशनल पार्क में संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे होते हैं, वे अधिक सख्त होते हैं। उनमें जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, वे वर्जित होती हैं। इसके विपरीत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, उनमें मानवीय गतिविधियों की कुछ सीमा तक अनुमति होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोन्नत करके नेशनल पार्क तो बनाया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदला जा सकता है। ये कुछ मुख्य अंतर होते हैं नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अब यहाँ पर नंबर आ जाता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, भारतीय है का मतलब है कि जो देश में ही प्राकृतिक रूप से उपजती है, उसे कहा जाता है देशज। और जो पौधे भारत से बाहर से आए हुए हैं, उन्हें कहा जाता है विदेशज वनस्पति। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे आम का पौधा हो गया, तो आम का जो पौधा है वह भारत में ही स्थानीय रूप से पाया जाता है, वह भारत के लिए देशज हो गया। अगर विदेशज पौधे का अगर उदाहरण देना हो तो यूकेलिप्टिस का पौधा, यूकेलिप्टिस आप सब लोगों के घरों के आसपास पाया जाता होगा। लेकिन यूकेलिप्टिस भारत का स्थानीय या देशज पौधा नहीं है। यूकेलिप्टिस को आरंभ में दलदली भूमि के सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया था। ये पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली भूमि से जल का अधिक मात्रा में अवशोषण कर लेते हैं। तो उससे जो दलदली भूमि होती है, उसमें जल की कमी आ जाती है, और जो दलदली भूमि होती है वह थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, उसमें कृषि कार्य वगैरह किया जा सकता है। तो ऐसे पौधे जो विदेशों से लाए गए हैं, उन्हें कहा जाता है विदेशज वनस्पति। अन्य जानकारी दी गई है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भारत में वन क्षेत्र के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, वह इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से प्राप्त होती है। और ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारत सरकार द्वारा पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट जो पिछली रिपोर्ट थी, जो कि वर्तमान समय में आज की क्लास होने तक जो लेटेस्ट अवेलेबल है, वह रिपोर्ट है 2021 की। तो ये रिपोर्ट बाई एनुअल है, द्विवार्षिक है। 2021 से पहले 2019 में पब्लिश हुई, 2019 से पहले 2017 में पब्लिश हुई। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए थी हमारे पास, वह 2023 की होनी चाहिए थी। लेकिन आज की क्लास होने तक 2023 वाली इंडिया और स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। तो हमारे पास जो रिसेंट या जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, वह इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का अवेलेबल है। आपकी किताब में हो सकता है इससे भी पुराना डेटा दिया गया हो, लेकिन मैंने इसे अपडेट करने के लिए जो लेटेस्ट डेटा मुझे मिला, वह इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से मिला। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों तथा वृक्षों का कुल जो क्षेत्रफल है, वह भारत के क्षेत्रफल का 24.62% है। आपकी एनसीईआरटी में जो डेटा दिया गया है, वह डेटा पुराना दिया गया है, इसलिए इसे मैंने अपडेट करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ ली, और उसके साथ साथ हम लोगों ने वन्य जीवों के बारे में भी कुछ चीज़ें पढ़ ली। बस समराइज करते हुए प्राकृतिक वनस्पति या वनों के महत्व के बारे में और जीवों के महत्व के बारे में भी कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वनों से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, आप सब लोग जानते हैं कि फल फूल सब्जियां प्राप्त होती हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, आहार के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा वनों के अन्य भी कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। जैसे वन क्या करते हैं कि जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है या वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसको रोकने में सहायक हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक हैं, प्रदूषण की समस्या से निपटने में भी सहायक हैं, वर्षा करने में सहायक होते हैं,
आसपास की जलवायु को सम रखने में या तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं, मृदा अपरदन इत्यादि को रोकने में भी सहायक होते हैं। अगर जीवों के महत्व की बात करें तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनसे हमें दूध इत्यादि की प्राप्ति होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनसे मांस, आहार इत्यादि की प्राप्ति होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें कृषि कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे बैल हो गए, और भी कुछ जीव हो गए जिन्हें कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें यातायात परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है, और कुछ सूक्ष्म जीव, कुछ कीट या कुछ पक्षी ऐसे हो गए जो कि परागण के लिए या कृषि कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने वनों और वन्य जीवों के महत्व के बारे में समझा, और हम लोग समझ चुके हैं कि वन और वन्य जीव हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ मानवीय गतिविधियों के चलते हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का क्षरण हो रहा है। इस क्षरण के लिए और इस नुकसान के लिए कुछ कारण उत्तरदायी हैं। उनमें से जो मुख्य कारण हैं, उनमें पहला है आवासों का विखंडन होना। वन्य जीवों के आवासों का विखंडन हो रहा है। दूसरा हो रहा है जलवायु परिवर्तन के चलते। तीसरा कारण है अवैध और अत्यधिक शिकार। चौथा मुख्य कारण है विदेशी प्रजातियों का आगमन। विदेशी प्रजातियों के आगमन के चलते जो देशज या स्थानिक प्रजातियां हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ता है। विदेशी प्रजातियों का आगमन। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते भी पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवों का नुकसान हो रहा है। अन्य मुख्य कारण हो गया वनों का उन्मूलन इत्यादि। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरण को और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब कारणों का, इन समस्याओं का निराकरण करके हम अपने पारितंत्र और पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो 5वां अध्याय था वह समाप्त होता है, और अब हम लोग कक्षा 9 के अगले और अंतिम चैप्टर, कक्षा 9 के 6ठे अध्याय, जनसंख्या से संबंधित अध्याय का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या, और जनसंख्या में सबसे पहले जनगणना के बारे में जानकारी दी गई है। जनगणना के बारे में कुछ विधिक पहलू समझ लेते हैं। जनगणना भारत में संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय होने का मतलब है कि भारत में जो जनगणना का कार्य है वह केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। कार्यालय का नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया।
ये कार्यालय है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। इस कार्यालय के द्वारा जनगणना का कार्य संपन्न कराया जाता है और इस कार्यालय का जो प्रमुख है उसका पदनाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, या इसे हिंदी में कहते हैं भारत का महापंजीयक। और ये भारत का महापंजीयक जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑफिस का मुख्य पदाधिकारी होता है, यही भारत की जनगणना के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो ये तो कार्यालय की बात रही। अगर विधिक प्रावधानों की बात करें तो भारत में जनगणना से संबंधित जो काम होते हैं उनके लिए जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही भारत में जनगणना संपन्न कराई जाती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने भारत के संदर्भ में जो विधिक पहलू थे जनगणना से संबंधित उनको समझा। कुछ ऐतिहासिक पहलू भी समझ लेते हैं। भारत में सबसे पहली जो जनगणना थी वह लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो वायसराय था उस समय भारत में, 1872 में करवाई गई थी। लेकिन जो 1872 में जनगणना हुई थी वह जनगणना कंप्लीट या संपूर्ण जनगणना नहीं थी। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1881 में लॉर्ड रिपन ने 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना करवाई थी और उसी समय से ये क्रम बन गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में भारत में जनगणना होती थी। 1881 के बाद 1891, 1891 के बाद 1901, फिर 1911, फिर 1921। इसी प्रकार से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती रही है और जो पिछली जनगणना थी वह हुई थी 2011 में और ये क्रम टूटा है 2021 में। 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी वह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में कोरोना संकट के चलते जनगणना नहीं कराई जा सकी और उस समय ये डिसीजन लिया गया जो जनगणना 2021 में होने वाली थी अब उस जनगणना को अक्टूबर 2023 में संपन्न कराया जाएगा। लेकिन अक्टूबर 2023 में ये देखा गया कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो अक्टूबर 2023 से जो जनगणना होने वाली थी उसको फिर से टाल दिया गया और ये निर्धारित किया गया कि अब जो जनगणना होने वाली है उसे लोकसभा के चुनावों के बाद में करवाया जाएगा। तो वर्तमान समय में हमारे पास जो भारत की जनसंख्या से संबंधित लेटेस्ट या जो अपडेटेड आंकड़े अवेलेबल हैं वे आंकड़े 2011 की जनगणना के अवेलेबल हैं। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी अब वह जनगणना जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उनके संपन्न हो जाने के बाद होगी, तभी हमारे लिए लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे। अभी हमें 2011 की ही जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। यही सारी बातें यहीं पर लिखी हुई हैं। इस अध्याय में जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक्स के अंतर्गत चर्चा की गई है। पहला जो टॉपिक है वह जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के वितरण से संबंधित है। जो दूसरा टॉपिक है वह जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या की वृद्धि से संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है और जो तीसरा टॉपिक है उसमें जनसंख्याओं की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो जो पहला टॉपिक है वह जनसंख्या के आकार और जनसंख्या के वितरण से संबंधित है। इसमें आप लोग देखेंगे कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 6 लाख के आसपास थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% था। ये है ये जीरो यहां पर गलत लगा है। ये 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर
के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है और भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के स्थलीय भूभाग का केवल 2.4% है। इसका मतलब है एक छोटे से क्षेत्रफल में विश्व की अधिकांश जनसंख्या, या कहना चाहिए कि विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग वितरित है या विश्व की जनसंख्या का एक बड़ा भाग रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इस विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। भारत में जो जनसंख्या है वह भारत के सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं है। भारत में जो मैदानी भाग है, जहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, जहाँ पर उद्योग के लिए, परिवहन, संचार के साधनों के लिए अनुकूल दशाएं हैं, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। लेकिन जो विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं या जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ धरातल है, वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। जैसे बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिहार राज्य भारत के मैदानी भाग में अवस्थित है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग निवास करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, जो कि विषम जलवायु वाला और विषम धरातल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण असमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 19 करोड़ 90 लाख है और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। तो एक तरफ ऐसा राज्य है जिसमें 19 करोड़ 90 लाख लोग रहते हैं या लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें देश की कुल जनसंख्या का 16% निवास करता है। और इसके विपरीत दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो इस सारी चर्चा से हम लोग ये समझ सकते हैं कि भारत के राज्यों, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। यहाँ पर इस चार्ट से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो आप लोग देखेंगे कि देश की कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल 5 राज्यों में निवास करता है। उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में 7%। तो 16 और 9 25, 9 34, 8 42 और 7 49, यह कहना चाहिए कि जनसंख्या का लगभग आधा प्रतिशत भाग केवल इन 5 राज्यों में निवास करता है और बाकी जो जनसंख्या का आधा भाग है वह शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करता है। तो इससे भी वही बात स्पष्ट होती है कि भारत के राज्यों में या भारत के क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण, यहाँ पर पहली लाइन में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दी गई है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्रफल है वह 1 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर रहते हैं 100 लोग, तो हम कहेंगे कि यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह 100 है। अगर किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल हो गया 5 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर रहते हैं 600 लोग, तो इस जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा उत्तर 120। इसका मतलब है कि इस वाले क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वह 120 हो गया। कहने का मतलब है कि औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर में इस वाले क्षेत्र में 120 लोग रहते हैं और इस वाले क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं। तो जनसंख्या के घनत्व को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है।
किसी क्षेत्र की, किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले का अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या को वहां के क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। इससे उस क्षेत्र, उस राज्य का या उस देश का जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। 2011 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और ये जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से निकाला गया होगा? जो भारत की कुल जनसंख्या है उसे भारत के कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया गया होगा, तब ये औसत निकल कर आया होगा कि भारत के क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 382 लोग निवास करते हैं। अब यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है, जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ये 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। तो ये वही बात आ जाती है निकल कर कि भारत के राज्यों में जनसंख्या का जो निवास है या जनसंख्या का जो घनत्व है वह समान नहीं है। बिहार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर इस मानचित्र में भी दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम है। यहाँ पर इस मानचित्र में देखिए विभिन्न रंगों से जनसंख्या घनत्व को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस दिए गए हैं। जो लाल रंग से दिखाया गया है ये हो गया बिहार राज्य, ये हो गया पश्चिम बंगाल राज्य। तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद देखेंगे जो सैफरॉन कलर से दिखाया गया है, इसमें जो जनसंख्या का घनत्व है वह 751 से लेकर 1000 के बीच में है। तो सैफरॉन कलर से दिखाया गया है, एक तो ये हो गया यूपी का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, और ये केरल का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह 751 से 1000 के बीच में है। इसके बाद पीले रंग से दिखाया गया है कि पीले रंग से दिखाए गए क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वह 501 से लेकर 750 के बीच में है। तो पीले रंग से कौन कौन से क्षेत्र दिखाए गए हैं? एक तो हो गया पंजाब का क्षेत्र, ये हरियाणा का क्षेत्र हो गया, और ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है 501 से 750 के बीच है। लाइट ग्रीन कलर से दर्शाया गया है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है वह 251 से लेकर 500 के बीच में है। तो लाइट ग्रीन कलर से देखिए इधर गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, इधर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्षेत्र हो गया। ये वाला मानचित्र जब लिया गया तो 2011 में, लेकिन 2011 के बाद से वर्तमान परिदृश्य में काफ़ी बदलाव आ गया है। 2014 में तेलंगाना एक नया राज्य बन गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश और लद्दाख संघ शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तेलंगाना का क्षेत्र हो गया, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा, ये झारखंड का क्षेत्र, और उत्तर पूर्वी भारत में असम का क्षेत्र हो गया, और त्रिपुरा के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 251 से 500 के बीच में है। और जो ग्रीन कलर से जो एरिया दिखाए गए हैं उनमें जनसंख्या घनत्व 250 से कम है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं आप लोग देख सकते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये हो गया राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया। उत्तर पूर्वी भारत में देखेंगे तो ये सिक्किम का क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 250 से कम है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी देखेंगे तब भी ये समझ में आता है कि भारत के पूरे क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। जनसंख्या वृद्धि, इसे पढ़ लीजिएगा पहले। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे भारत में 10 वर्षों के अंतर पे जनसंख्या की गणना करवाई जाती थी, तो लिखा है कि जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन।
और इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि का मतलब होता है कि जनसंख्या में वास्तविक रूप में कितनी संख्या में परिवर्तन हुआ। एक तो वास्तविक संख्या के रूप में वृद्धि दर्शाई जा सकती है, और जो दूसरी वृद्धि दर्शाई जा सकती है वह प्रतिशत के रूप में दर्शाई जा सकती है, उसी के बारे में लिखा है। तथा दूसरा, प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। अब यहां पर निरपेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, इसे समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 2001 में मान लेते हैं 100 थी और 2011 में बढ़कर 120 हो गई। अब यहां पर जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 20। तो ये जो 20 जो नंबर आया है, जो वास्तविक नंबर आया है, इसे कहा जाएगा निरपेक्ष वृद्धि। और जब इसी वृद्धि का प्रतिशत निकाल लिया जाएगा तब उसे कहा जाएगा प्रतिशत वृद्धि। जैसे देखिए, जो 20 लोगों की वृद्धि हुई है वह 20 की वृद्धि हुई है इस पिछली जनसंख्या पे, तो इसका प्रतिशत इस तरीके से निकाल लिया जाएगा। 20 और पिछली जनसंख्या पे वृद्धि हुई है, इसको मैंने नीचे लिख दिया और 100 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब है कि इन 10 सालों में 20% की वृद्धि हुई है। 20% दशकीय वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि दर। और जब इसी दशकीय वृद्धि दर को अगर वार्षिक वृद्धि दर के रूप में, प्रतिशत के रूप में मापना हो, तो इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले का प्रयोग करके इसे कैलकुलेट कर लिया जाता है। उससे प्रति वर्ष की जो वार्षिक वृद्धि दर होगी वह निकल कर आ जाएगी। यही बातें यहां पर लिखी गई हैं। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि बाद वाली जनसंख्या में से पहले वाली जनसंख्या घटा दी जाती है, तो जो नेट वैल्यू निकल कर आएगी उसे कहा जाएगा निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि। और जब इसका प्रतिशत निकाल लिया जाएगा तब उसे कहा जाएगा प्रतिशत वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि की दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। और इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है वह चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से किया जाता है। यहाँ पर जो ये टेबल दी गई है, इसमें 1951 से लेकर और 2011 तक की जनगणना में जो वार्षिक वृद्धि दर रही है प्रतिशत में, उसकी जानकारी दी गई है। 1951 में आप लोग देखेंगे तो जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर थी 1.25% थी। 1961 में 1.96, फिर 2.20% 1971 में, 1981 में 2.22। तो आप लोग देखेंगे 1981 तक जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर थी उसमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन फिर आप लोग देखेंगे कि 1981 के बाद 1991 में ये कुछ घट गई। 1991 के बाद 2001 में भी इसमें कमी आई है, और उसके बाद देखेंगे 2011 में ये घटकर 1.64% वार्षिक रह गई है। तो इस प्रकार से जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की जाती है। अब यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर दशकीय वृद्धि दर दी गई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से लेकर और 2011 के दौरान, तो इसमें देखिए 2001 से 2011 के दौरान यहां पर 10 सालों में जो कुल वृद्धि दर हुई है, कुल वृद्धि प्राप्त हुई है, वह 17.64 है। और जब इसी वृद्धि को चक्रवृद्धि ब्याज वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो प्रति वर्ष जो वार्षिक वृद्धि दर आएगी वह आ जाएगी 1.64। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो दशकीय वृद्धि दर है उसे 10 से भाग देके प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि दर नहीं निकाली जा सकती है जनसंख्या के मामले में। इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है।
1991 से 2001 के बीच में 21.54% की वृद्धि दर रही थी। 1981 से 1991 के बीच में 23.87 की वृद्धि रही थी। 1971 से 1981 के बीच में 24.66 की दशकीय वृद्धि दर रही थी। अब आप लोग देखेंगे कि 1981 के बाद में जो जनसंख्या में वृद्धि दर है उसमें काफी गिरावट आ गई है। यहां पर वास्तविक जनसंख्या दी गई है, भारत की कुल जनसंख्या 1901 से लेकर 2011 के बीच में। तो 2011 में जो जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़ के आसपास थी। 2001 में जो जनसंख्या थी 1 अरब 2 करोड़ के आसपास थी। 1991 में जो जनसंख्या थी वह 84 करोड़ 64 लाख के आसपास थी। 1981 में जो जनसंख्या थी वह 68 करोड़ 33 लाख के आसपास थी। ये जो डेटा है ये सब आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग केवल दो ये जो डेटा है ये 2001 2011 का इतना ही याद रखेंगे तो ये पर्याप्त होगा। यहाँ पर एक जानकारी दी गई है जो कि गणित से संबंधित है, मैथमेटिक्स से, कि जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जैसे मान लीजिए जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी अगर वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और एक जो जानकारी दी गई है कि 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि भारत की जो आधिकारिक जनगणना होनी थी 2021 में वो तो नहीं हो पाई, इसलिए जो लोकसभा के चुनावों के बाद में जो जनगणना होगी उससे वास्तविक या वास्तविक परिदृश्य तभी पता चलेगा। लेकिन अप्रैल 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने अपना प्रोजेक्शन दिया और ये बताया कि भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ हो गई है और चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। इसका मतलब ये हो गया कि अप्रैल 2023 में भारत 1 अरब 42 करोड़ की जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। अब जब भारत के आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे तब भारत सरकार की ओर से भी इस बात की पुष्टि की जा सकेगी। अभी हम लोगों को 2011 के ही आंकड़ों पर निर्भर रहना है। तो ये बात जो लिखी गई है 2045 तक, ये बहुत दूर की बात है। इससे भारत काफ़ी पहले ही चीन को पीछे छोड़ चुका है। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जनसंख्या जो वृद्धि होती है वह 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर को काउंट किया जाता है। और दूसरी होती है अभिप्रेरित वृद्धि। इसमें प्रवास को काउंट किया जाता है। जो प्रवास से संबंधित वृद्धि होती है उसे अभिप्रेरित वृद्धि कहा जाता है। इंग्लिश में अभिप्रेरित वृद्धि को कहा जाता है इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये प्रवास से प्रभावित होती है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, इसे कहा जाता है प्रवास। प्रवास 2 प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो इसमें उसके प्रवास की 2 क्रियाएं होती हैं। जिस स्थान को व्यक्ति छोड़ता है उस स्थान पर वह उत्प्रवासी होता है, और जिस नए स्थान पर जाता है उस स्थान पर वह आप्रवासी होता है। तो उत्प्रवास करने से जनसंख्या में कमी आती है और आप्रवास करने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो प्रवास के अंतर्गत 2 धाराएं हैं, आप्रवास और दूसरा है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए
विदेश से कोई व्यक्ति अपने परिवार सहित भारत में रहने आ जाए, इससे क्या होगा, भारत की जनसंख्या बढ़ जाएगी। और उत्प्रवास का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए बेहतर नौकरी की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर गया और वहीं रहने लगा, तो इससे क्या होगा, भारत की जनसंख्या में कमी आ जाएगी। तो जो आप्रवास होता है उससे जनसंख्या में वृद्धि होती है, और उत्प्रवास से किसी क्षेत्र, किसी जिले, राज्य या देश की जनसंख्या में कमी आती है। और अगर वास्तविक वृद्धि अब हमें पता करनी हो, ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि जो कि प्राकृतिक और अभिप्रेरित कारकों से होती है। वास्तविक वृद्धि अगर हमें पता करनी है तो इन्हीं चारों कारकों को समायोजित कर लिया जाता है। और इन कारकों को कैसे समायोजित किया जाता है, जन्म दर को जोड़ दिया जाता है, मृत्यु दर को घटा दिया जाता है, आप्रवास को जोड़ दिया जाता है, आप्रवासियों की संख्या को जोड़ दिया जाता है, और उत्प्रवासियों की संख्या को घटा दिया जाता है। इससे हमें किसी देश या किसी राज्य, किसी भी क्षेत्र की जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि होती है उसकी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमारे लिए समझना जरूरी है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, उसे कहा जाता है जन्म दर। और प्रत्येक 1000 लोगों पर या प्रत्येक 1000 जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर से जनसंख्या में कमी आती है और जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि होती है, और वास्तविक जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए जन्म दर को जोड़ा जाता है, मृत्यु दर को घटा दिया जाता है, आप्रवास को जोड़ दिया जाता है और उत्प्रवास को घटा दिया जाता है। इससे हमें किसी देश की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि पता चल जाती है। यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। लिखा है कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। जैसे मान लीजिए जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या में वृद्धि अधिक होगी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हैं तो अगर अन्य कारक स्थिर रहें तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। अब मान लीजिए जन्म दर कम है, मृत्यु दर अधिक है, तो जनसंख्या में कमी आएगी। इन सारी चीजों को हमने पहले भी पढ़ा था। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। ये बात समझने वाली है कि भारत में मेडिकल फैसिलिटीज़ का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है, चिकित्सा सेवाओं का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ है। इस वजह से मृत्यु दर में गिरावट आई है, और मृत्यु दर में गिरावट आने के चलते ही भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लगातार। यहां पर लिखा है कि जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो अभिप्रेरित वृद्धि होती है वह प्रवास से प्रभावित होती है, और प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहा जाता है। प्रवास आंतरिक हो सकता है, एक ही देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से महाराष्ट्र के किसी ज़िले में रहने लगना, बिहार के किसी ज़िले से दिल्ली में रहने लगना। कहने का मतलब है एक देश की सीमाओं के भीतर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करना, इसे कहा जाता है आंतरिक प्रवास। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जैसे एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगना। भारत से कोई व्यक्ति अगर अमेरिका में रहने लगे जाके तो इसे कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। या मान लीजिए फ्रांस से कोई व्यक्ति भारत में रहने लगे आकर, तो ये जो विभिन्न देशों के बीच में जो प्रवास होता है उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आंतरिक प्रवास होता है, जो एक देश की सीमाओं के भीतर होता है, उससे देश की जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति देश की सीमाओं के भीतर ही रहता है। लेकिन जो अंतर आता है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से आता है।
मान लीजिए विदेशों से ज़्यादा लोग आकर किसी देश में रहने लग रहे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी देश को छोड़कर ज़्यादा लोग किसी अन्य देश में चले जाते हैं तो जिस देश को छोड़कर जा रहे हैं उस देश में जनसंख्या में कमी आ जाएगी। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के एक जिले को छोड़कर काफ़ी लोग दिल्ली में रहने आ गए, तो दिल्ली में जनसंख्या की अधिकता हो जाएगी और जिस क्षेत्र को छोड़कर आ रहे हैं वहाँ जनसंख्या की कमी हो जाएगी। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रवास होता है वह दो कारणों से होता है। एक होते हैं पुश फैक्टर्स। ये सब कुछ वैसे आप लोगों के लिए अलग से 12th क्लास की एनसीईआरटी में अलग से चैप्टर्स ही इन्हीं सब मुद्दों पे है। अभी भी हम लोग बेसिक चीज़ों को ही पढ़ रहे हैं। जब 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आएंगी। तो जनसंख्या के प्रवास के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर्स, इनको कहा जाता है अपकर्ष कारक। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ऐसे कारक शामिल होते हैं जिनके चलते कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ता है। और दूसरे हो गए पुल फैक्टर्स। इसमें ऐसे कारक शामिल होते हैं जो व्यक्ति को किसी स्थान विशेष की ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने वाले कारक या आकर्षक कारक। मैंने एक टेबल ली है, ये वाली जो टेबल ली है आप लोगों को प्रवास के पुल और पुश फैक्टर्स को समझाने के लिए इग्नू की एक बुक थी मेरे पास, उस बुक से ली है। यहाँ पर जो दिया गया है प्रेरित कारक, इसी को कहा जाएगा पुश फैक्टर्स। ट्रांसलेशन में दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसे कहा जाएगा पुश फैक्टर्स या इसको कहा जाएगा अपकर्ष कारक। ऐसे कारक जिनके चलते कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ता है। और यहां लिखा है प्रभावी कारक, इसका मतलब ये हो गया, ये पुल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। आकर्षक कारक, तो जो पहले वाले वर्ग में जो कारक लिखे हैं उनके चलते कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ देता है और किसी दूसरी जगह पर रहने लगता है। किन कारणों से कोई व्यक्ति स्थान छोड़ता है? रोजगार की कमी, जनसंख्या संसाधन असंतुलन, आर्थिक गरीबी, या किसी वजह से भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। किसी व्यक्ति की भूमि थी, खेती होगी, वह अधिग्रहित कर ली गई, अब वह व्यक्ति भूमिहीन हो गया तो वह रोजगार के लिए शहर की ओर जाएगा। भूमि अधिग्रहण विशेषता कृषि भूमि का, जो कि विकास परियोजनाओं जैसे उद्योग, सड़क निर्माण, पुल, नहर, बांध इत्यादि के लिए किया जाए। इसके अलावा अपूर्वानुमेय जलवायु में किसी वजह से कोई परिवर्तन आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, सूखा जैसी स्थिति आ जाए, तब भी आदमी प्रवास करता है। प्राकृतिक आपदा संभावित क्षेत्र अगर है, किसी जगह पर बार बार बाढ़ आ रही है, तो वह आदमी उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाएगा। विवाह भारतीय समाज में प्रवास का एक बड़ा कारण है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं अपना मायका छोड़कर अपनी ससुराल में चली जाती हैं। सामाजिक असुरक्षा, धार्मिक असहिष्णुता, नागरिक संघर्ष, अंतर नस्ली संघर्ष, राजनैतिक अशांति, युद्ध, आतंकवाद आदि स्थितियों के कारण व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होता है। अब किसी दूसरी जगह पर या कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसे कारक काम कर रहे हैं जिनकी वजह से वह स्थान लोगों को आकर्षित करता है, तो ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं? किसी जगह पर अगर बेहतर रोजगार अवसर हों, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन की खोज हो जाए, नए उद्योगों की स्थापना हो जाए, अधिक भत्ता मिले, आकर्षक रहन सहन हो, आर्थिक उन्नति के अवसर हो, शांतिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक औद्योगिक वातावरण हो, तो ऐसे क्षेत्रों की ओर लोग आकृष्ट होते हैं और ऐसी क्षेत्रों की ओर लोग रहना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो ये सारे जो लिखे हुए हैं जो कारक, इन सब कारकों की अनुकूलता भारत में शहरों में अधिक है।
शहरों में रोजगार के अवसर अधिक हैं, शहरों में औद्योगिक वातावरण अधिक है, शहरों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामाजिक शांति अधिक है, वहाँ रहन सहन की सुविधाएं अधिक हैं। तो इन सब कारणों के चलते ही भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं और इस वजह से भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। और यही बात यहाँ पर लिखी गई थी कि भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, वहाँ पर बिजली बहुत कम देर के लिए आती है, वहाँ पर अन्य जो सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा, संचार की सुविधा या अन्य मनोरंजन की सुविधाएं काफ़ी कम है, वहाँ रोजगार के अवसर कम हैं, औद्योगिक वातावरण नहीं है, जॉब के अवसर कम है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही लोग शहरों की ओर रहना या जाना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण या पुल फैक्टर्स रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। अब यहाँ पर कुछ अन्य बातें भी लिखी गई हैं जो अभी मैंने बताया है शहरीकरण के बारे में, उसी से संबंधित। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। इसका मतलब है कि भारत में शहरीकरण में काफ़ी तेजी आई है। एक दशक में ही 2001 से 2011 के भीतर ही जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर थे या 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ थे, उनकी संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी भी आय थोड़ी सी अधिक होती है, जिनके पास भी थोड़ी सी सेविंग्स हो पाती हैं, तो वे क्या करते हैं, सबसे पहले निकटवर्ती जो शहर होता है उसमें प्लॉट खरीद के डालते हैं और वहाँ मकान बनवाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब अगला एक टॉपिक है आयु संरचना। जनसंख्या में आयु संरचना के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। आयु संरचना का मतलब ये होता है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग बच्चों का है, कितने प्रतिशत भाग ऐसी जनसंख्या का है जो कार्यशील जनसंख्या है, या कितने प्रतिशत भाग ऐसे व्यक्तियों का है जो वृद्धों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से आयु के अनुसार जो जनसंख्या का वर्गीकरण किया जाता है उसे आयु संरचना कहते हैं। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है, और जो आयु संरचना होती है उससे किसी देश के लोगों की इच्छा, उनके खरीदारी के तरीकों या वहाँ की कार्यशील जनसंख्या, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग है बच्चों का, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं और इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। दूसरा जो वर्ग है वह वयस्क जनसंख्या का है। वयस्क जनसंख्या 15 वर्ष से लेकर और 59 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। ये कार्यशील जनसंख्या होती है। ये जो वयस्क जनसंख्या होती है इसमें जो लोग शामिल होते हैं इस आयु वर्ग में, वे आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में लगे होते हैं। इसलिए जनसंख्या के इस भाग को कार्यशील जनसंख्या या वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं और ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है। और तीसरा जो वर्ग है आयु संरचना की दृष्टि से वह हो गया वृद्धों का। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। जैसे इसे इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि कोई प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, अब वो 60 साल से अधिक के हो गए हैं तो रिटायर हो गए हैं। अब वे चाहें तो अपना प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें और अपनी आय अर्जित करना चाहें तो कर सकते हैं, तो स्वैच्छिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन उनका भर्ती प्रक्रिया के द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। भारत के संदर्भ में अगर देखें, आयु संरचना का अध्ययन करें, लिखा है भारत उम्र संरचना
तो भारत में वयस्कों की सबसे ज़्यादा संख्या है, 58.7% भाग वयस्कों का है, या फिर वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या का भाग सबसे ज़्यादा है। वृद्धों का सबसे कम है 6.9%, और बच्चों का जो प्रतिशत है वह 34.4% के आसपास है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जिस देश में वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर ज़्यादा होता है, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भाग अधिक होता है, उस देश को जननांकिकीय लाभांश वाला देश कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर उस वर्किंग पॉपुलेशन को सही से कौशल विकसित करके और उनके स्वास्थ्य पर निवेश करके आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में लगाया जाए तो वह देश आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति कर सकता है। अगला टॉपिक है लिंग अनुपात का। परिभाषा लिखी हुई है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक तरफ पुरुष लिख दे रहा हूं, एक तरफ महिलाएं। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में 1000 पुरुष है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 845 है, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वह 845 है। अब इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, इसको पहले एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हमारे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है वह 9000 है और इस 9000 में से पुरुष हो गए 5000 और जो महिलाएं हो गई वे हो गई 4000। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वैल्यू ले ली, महिलाएं हो गई 4000। तो अब लिंगानुपात कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। और 1000 से गुणा कर दी जाती है। तो अब यहां पर अगर हमें लिंगानुपात निकालना है तो 4000 बटे 5000 गुणा 1000, तो उत्तर आ जाएगा 800। इसका मतलब अगर ये सीन है, अगर किसी क्षेत्र में 5000 पुरुष हैं और 4000 महिलाएं, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 800 है, या फिर उस क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वह 800 है। और सूत्र ये वाला होता है, मैं यहाँ पर लिंगानुपात का सूत्र आगे लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये जो नीले कलर से मैंने आउटलाइन किया है, यहाँ पर लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल में भारत का लिंगानुपात लिखा हुआ है। 1951 में जानकारी दी है 946 था, 1961 में 941, 1971 में 930, 81 में 34 हो गया, 91 में 929 रह गया, 2001 में 933 और 2011 में जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है। साक्षरता दर, यहाँ पर भारत के संदर्भ में साक्षरता दर की परिभाषा दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो और जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और किसी एक भाषा को लिख या पढ़ सकता है, उसके साथ साथ वह समझ भी सकता हो, उसे साक्षर माना जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो साक्षरता दर है 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है और महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। भारत में महिलाओं की जो साक्षरता है पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम है और भारत में केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है।
पुरुषों की भी महिलाओं की भी, लेकिन राजस्थान महिला साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। ये आप लोगों के इस चैप्टर में एक बॉक्स में क्वेश्चन मार्क के रूप में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में महिला साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य भारत की महिला साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब ये हो गया कि जनसंख्या का कितना भाग अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक में नियोजित है, कितना भाग अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और कितना भाग तृतीयक क्षेत्रकों में नियोजित है। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्रक है वह कृषि व संबंधित गतिविधियां, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं और तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। तो व्यावसायिक संरचना में ये अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग और किस क्षेत्रक में लगा हुआ है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। ये जानकारी गलत है और ये जानकारी पुरानी हो गई है। जब ये एनसीईआरटी लिखी गई होगी तब हो सकता है कि ये जानकारी सही रही हो, लेकिन वर्तमान समय में ये जानकारी सही नहीं है। मैं आप लोगों को अपडेटेड जानकारी दे दे रहा हूँ। वर्तमान समय में भारत में प्राथमिक क्षेत्रक में 57.3% लोग नियोजित हैं। द्वितीय क्षेत्रक में 17.6% लोग लगे हुए हैं और सेवा क्षेत्र में, जो कि तृतीय क्षेत्रक है, मैं तृतीयक ही लिख दे रहा हूं, तृतीय क्षेत्र में 25.1% लोग नियोजित हैं। ये जानकारी अपडेटेड जानकारी है जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने आज ही सर्च की है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जनसंख्या का अगर बड़ा भाग, जो कि कार्यशील जनसंख्या है, अगर उसमें से अधिकांश भाग मान लीजिए अस्वस्थ रहता है तो इससे क्या होगा, एक तो उनके स्वास्थ्य जो खर्चे हैं उनकी काफ़ी बड़ी राशि या आय का एक बड़ा हिस्सा उस स्वास्थ्य खर्चे पे खर्च हो जाएगा और इसके अलावा जो आर्थिक रूप से उत्पादन है वह भी दुष्प्रभावित होगा। इसीलिए जो स्वस्थ जनसंख्या होती है, हेल्दी पॉपुलेशन होती है, वही किसी देश के स्वस्थ संसाधन होते हैं। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है और क्या क्या सुधार हुआ है उसे देख लीजिए। मृत्यु दर 1951 में प्रति हजार जनसंख्या पर 25 थी। 2011 में मृत्यु दर घट के 7.2 रह गई है और औसत आयु या जीवन प्रत्याशा, कहना चाहिए कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के जीवित रहने की जो अवधि होती है 1951 में 36.7 वर्ष थी, वही 2012 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है। वर्तमान समय में मेडिकल फैसिलिटीज या चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के चलते भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन भारत में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से ग्रसित है और जितनी कैलोरी अपेक्षित हैं, जितनी कैलोरी वांछित हैं, उन्हें उतनी कैलोरी का भोजन लेना चाहिए, उतनी कैलोरी का भोजन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी कुपोषण की समस्या से ग्रसित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन तक पहुंच भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी कम है। तो इस दिशा में अभी भी भारत में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। अगली यहाँ पर जानकारी दी गई है किशोर जनसंख्या के बारे में। किशोर जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। भारत की जनसंख्या किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं और जो किशोर जनसंख्या होती है वह किसी भी देश की एक बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि ये भविष्य के संसाधन होते हैं।
इनके स्वास्थ्य पर निवेश करके, इनको ये कौशल उन्नत करने के लिए निवेश करके इन्हें भविष्य में कीमती संसाधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन भारत में किशोरों में भी काफ़ी संख्या में कुछ समस्याएं विद्यमान हैं, स्वास्थ्य समस्याएं विद्यमान हैं या कौशल एवं प्रशिक्षण की कमी विद्यमान है। लड़कियां, अगर किशोरियों की बात की जाए या किशोर लड़कियों की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा भाग ऐसा है जो एनीमिया से पीड़ित है, या काफ़ी बड़ा भाग ऐसा है जिनमें कौशल है लेकिन वह सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की कई ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं जो किशोर जनसंख्या से विशेष रूप से संबंधित हैं। यहाँ पर बस एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने पढ़ लिया है कि जो किशोर जनसंख्या है वह 10 से 19 वर्ष की होती है, इसी में एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि भारत में नेशनल यूथ पॉलिसी लागू की गई थी, नेशनल यूथ पॉलिसी, और ये पॉलिसी लागू की गई थी 2014 में। और इस पॉलिसी के अनुसार यूथ को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति जो 15 से 29 साल के बीच का है उसे युवा या यूथ कहा जाएगा। और ये प्रश्न एक बार 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि भारत में जिसे युवा कहा जाता है तो उसकी युवा की परिभाषा में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के व्यक्तियों को शामिल किया गया है, और कई उसमें ऑप्शन दिए गए थे। उन्हीं में से एक ऑप्शन था 15 से 29 वर्ष। तो भारत में नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार उन व्यक्तियों को जो कि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के हैं उन्हें यूथ या युवा कहा जाता है, और जो 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच के हैं उन्हें किशोर जनसंख्या के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू की गई थी, और इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या से संबंधित अनेक उद्देश्य रखे गए थे। कौन कौन से उद्देश्य थे? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि नवजात से लेकर और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो 0 से 1 वर्ष आयु तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है शिशु या इन्फेंट्स। तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है ये जनसंख्या नीति। और इसी जनसंख्या नीति का एक अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह ये था कि 2070 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर जनसंख्या के रूप में लाना। 2070 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना। पहले ये जो लक्ष्य रखा गया था शुरुआत में जब जनसंख्या नीति 2000 लागू की गई थी तब 2070 की जगह 2045 रखा गया था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में ये समझ में आ गया कि 2045 तक नहीं हो पाएगा, इसलिए 2010 में इसे बढ़ाकर 2070 कर दिया गया था। 2010 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना या स्थिर जनसंख्या में बदलना। ये मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के रूप में कुछ जानकारी दी गई है। पहला है, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वह पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, बांग्लादेश और जापान के बाद में। अगली जानकारी दी है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। केरल की सामाजिक जो आधार संरचना है वह काफ़ी विकसित है, इसलिए वहाँ पर जो लिंगानुपात है वह महिलाओं के अनुकूल है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 1038 है, जबकि दिल्ली में 1000 पर 866 है। हरियाणा में जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है, प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 877 महिलाएं हैं।
तो जो समाज पुरुष प्रधान मानसिकता वाले होते हैं, जो रूढ़ समाज हैं, उनमें पुरुषों को वरीयता दी जाती है या मेल चाइल्ड को वरीयता दी जाती है। पहले ही अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस वजह से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, लेकिन जिन क्षेत्रों में जो सामाजिक आधार संरचना है विकसित है, उन क्षेत्रों में लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है। और इसके साथ ये अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर भारत की जनसंख्या के बारे में जो जानकारी दी गई थी, वह एक बेसिक जानकारी थी। भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी आप लोगों को 12th क्लास की एनसीईआरटी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था नाम की एनसीईआरटी में भी पढ़ने को मिलेगी, और वहाँ जानकारी और ज़्यादा डिटेल में दी गई है। तो उस समय भी हम लोग जनसंख्या के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इस अध्याय की समाप्ति के साथ ही कक्षा 9 की एनसीईआरटी भी समाप्त होती है। अब हम अगली क्लास में कक्षा 10 की एनसीईआरटी का प्रारंभ करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।